5 सवाल बाल मन के जवाब डॉक्टर कलाम के स्वाध्याय। इस वीडियो में हम स्वाध्याय के प्रश्नों की चर्चा करेंगे, उसे समझेंगे और सीखेंगे। हमारे पास पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न है, पढ़े से देखा हुआ ज़्यादा याद रह जाता है, क्यों? क्यों हमने जो पढ़ा है उससे ज़्यादा हमने जो देखा है वो हमें याद रहता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखा हुआ जो दृश्य होता है वो उसका जो चित्र है वो हमारे मन मस्तिष्क में हमेशा के लिए अंकित हो जाता है। और हम जब पढ़ाई करते हैं तो पढ़ने से सिर्फ हमारे मन में काल्पनिक चित्र बनते हैं और कल्पना में वो सच्चाई नहीं होती जो सच्चाई देखे हुए यथार्थ में होती है। इसलिए हमें पढ़े हुए से देखा हुआ ज़्यादा याद रह जाता है। ये अनुभव आपने भी किया होगा कि जो दृश्य आपने देखा है वो आपको अभी भी याद है, पुराना है फिर भी याद है, लेकिन आपने कभी कहीं कुछ पढ़ा था तो वो अभी आपको ज़्यादा देखे हुए से ज़्यादा याद नहीं होगा। इसलिए पढ़े से देखा हुआ ज़्यादा याद रह जाता है। आगे हमें दूसरा प्रश्न दिया गया है कि भाषा के विषय में डॉक्टर कलाम ने क्या बताया। तो हमने पाठ में देखा कि भाषा के विषय में डॉक्टर कलाम ने बताया कि डॉक्टर कलाम खुद ही माध्यमिक शिक्षा की पढ़ाई मातृभाषा में उन्होंने की थी और कॉलेज की आगे की पढ़ाई उन्होंने अंग्रेजी माध्यम से की थी। कलाम के विचार से तो कॉलेज की पढ़ाई भी हम मातृभाषा में ही कर सकते हैं और होनी ही चाहिए मातृभाषा से, क्योंकि इसका कारण यह है कि हर एक विद्यार्थी अपनी मातृभाषा में ही सोचता है। हम अपनी मातृभाषा में जितनी आसानी से हमारे विचार व्यक्त कर सकते हैं उतने विचार हम दूसरी किसी और भाषा में नहीं कर सकते। विश्व के दूसरे देशों के संपर्क कायम करने के लिए हमें अंग्रेजी का ज्ञान आवश्यक होता है, ऐसा उनका मानना है। इसलिए वो मातृभाषा को ज़्यादा महत्व देते हैं। प्रश्न 3 है हमारे सामने, चिराग जैन ने डॉक्टर कलाम से क्या पूछा। तो उसका उत्तर है, चिराग जैन ने पूछा कि आज हमारे देश के सामने कौन सी सबसे बड़ी चुनौती है। तो अब्दुल कलाम ने ये जवाब दिया कि भारत को 2020 तक एक विकसित राष्ट्र बनाना और सभी नागरिकों को सुखी बनाना यह देश के सामने एक बड़ी चुनौती है। लेकिन आज की वर्तमान परिस्थिति को देखें तो भारत के सामने और पूरे विश्व के सामने और एक बड़ी चुनौती खड़ी है, कोरोना महामारी की, जिसे हमें पूरी दुनिया में से दूर भगाना है और सभी नागरिकों को खुश देखना है, सुखी देखना है। ये एक बड़ी चुनौती आज सभी के सामने खड़ी हुई है। आगे देखें प्रश्न 4 कि राष्ट्रीय विकास में महिलाओं का क्या योगदान है। राष्ट्र के विकास में महिलाओं का क्या योगदान है। तो देखो, राष्ट्र के विकास में महिलाओं की भूमिका आज पुरुषों के समान ही है। शैक्षिक और औद्योगिक प्रवृत्ति में आज महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। सशस्त्र सेनाओं में भी पुरुष के समान ही महिलाओं की भी नियुक्ति होती है। देश की तीनों सेनाओं में पर्याप्त महिला अधिकारी है और सेना के लिए विभिन्न उपकरण बनाने में भी महिलाएं काम कर रही है। आज हम देखें तो देश के हर एक क्षेत्र में महिलाओं का बहुत ही योगदान रहा है और देश के विकास में, राष्ट्र के विकास में एक बहुमूल्य योगदान है।
5वां प्रश्न देखिए, किसी भी देश के लिए सेना का क्या महत्व है? तो सेना देश का एक अनिवार्य अंग है। सेना शत्रुओं के आक्रमण से देश की रक्षा करती है। देश में आतंकवादी घुस आए तो पुलिस उसे निपटने में सक्षम ना हो तो सेना के जवान उनसे निपटते हैं। देश में कभी भीषण बाढ़ आती है, भूकंप आए तो सेना उन संकटों में पड़े लोगों की सहायता करती है। इस प्रकार सेना देशवासियों की सभी संकट से रक्षा करती है और सेना के बिना देश की सुरक्षा नहीं हो सकती। आज हमारी सरहदों पर सेना तैनात है, उसके कारण ही हम शांति से, सुख की चैन से नींद ले सकते हैं। आगे देखिए प्रश्न 2, मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। पहला मुहावरा है हमारे सामने जी तोड़ मेहनत करना। इसका अर्थ है बहुत मेहनत करना। तो इसका वाक्य प्रयोग तो बहुत ही सरल है। मैंने परीक्षा में अव्वल लाने के लिए जी तोड़ मेहनत की थी। आप भी अपनी समझ के अनुसार दूसरा वाक्य भी बना सकते हैं कि मैंने मेरा प्रोजेक्ट खत्म करने के लिए जी तोड़ मेहनत की। ऐसे कई और वाक्य हम बना सकते हैं। दूसरा मुहावरा है महारत हासिल करना, यानी कि उसका अर्थ है योग्यता प्राप्त करना। वाक्य देखें तो हमें किसी भी कार्य को सफल बनाने के लिए आवश्यक महारत हासिल कर लेना चाहिए। अभी आगे देखिए प्रश्न 3। तो हमें दिया गया है रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखिए। तो हमें यहाँ एक कहानी दी गई है और कहानी की रूपरेखा दी गई है। तो आओ इस कहानी को सुने, देखें और समझें और उसके बाद आपको ये कहानी अपने शब्दों में सुंदर अक्षरों से लिखनी होगी। एक भरा पूरा नगर था। यहाँ एक पंडित रहता था। उसका नाम देव शर्मा था। उसकी पत्नी को बच्चा होने वाला था। समय आया, उसने एक बच्चे को जन्म दिया। वही घड़ी थी जब एक नेवली को भी बच्चा हुआ। बच्चे को जन्म देते ही नेवली मर गई। नेवली का शिशु अनाथ हो गया। पंडिताइन को दया आ गई। वह छोटे नेवले को घर ले आई। अपने बच्चे के साथ साथ उसे भी दूध पिलाती, उसे तेल उबटन भी लगाती। इस तरह वह शिशु नेवले की भी मां बन गई थी। उसके मन में ममता थी। ममता के साथ साथ डर भी था। डर का कारण था कहीं यह नेवला उसके बच्चे को न काट ले। अपने बच्चे से बढ़कर तो संसार में कुछ भी नहीं है। नालायक, कुरूप, मूर्ख, दुष्ट बच्चे को भी देखकर माँ का जी जुट जाता है। लोक प्रचलित नीति के अनुसार अपने बच्चे के शरीर को छूकर माँ को असीम सुख मिलता है। इस सुख के आगे चंदन की शीतलता भी फीकी लगती है। एक दिन पंडिताइन को घर में पानी की जरूरत पड़ी। उसका बेटा सो रहा था। उसने उसे पालने में लिटाया। पानी तो भरना ही था। घड़ा उठाया, जाते जाते रुकी। उसने अपने पति से कहा, मुझे पानी भरना है, मैं तालाब की ओर जा रही हूँ। बच्चे का ध्यान रखना, देखना नेवला उसे काट न ले। पति ने उसकी बात नहीं सुनी। इधर पंडितान गई, उधर पंडित किसी काम से निकल पड़ा। उनके जाते ही घर सूना हो गया। घर के समीप ही एक बिल था। उसमें खतरनाक करैत सांप रहता था। अब
अब वह करैत बाहर निकला। शिशु गहरी नींद में था। वह सांप को भला कैसे देखता? माता पिता घर में नहीं थे। शिशु की रक्षा का भार केवल छोटे नेवले पर आ पड़ा। नेवले के सामने सांप था। सांप उसका जन्म जन्म का बैरी। नेवले के लिए अपने भाई के जीवन मरण का सवाल था। नेवला जोश में आ गया। वह सब कुछ भूल गया। उसने साहस और ताकत को बटोरा। वह करैत पर टूट पड़ा। नेवले ने सांप के टुकड़े टुकड़े कर दिए। नेवले की विजय हुई। सांप के खून से उसका मुंह लाल हो गया, मानो उसकी जीत की कहानी उसके मुंह पर लिखी थी। नेवला बहुत खुश हुआ। उसमें धीरज न रहा। वो दौड़ता हुआ पंडिताइन के पास पहुंचा। उसने अपने भाई की जान बचाई थी। पंडिताइन के दूध की लाज रखी थी। नेवला अपनी बहादुरी और विजय की कथा सुनाना चाहता था। पंडिताइन ने नेवले का मुंह देखा। उस पर खून लगा था। वह घबरा गई। बावली ने सोचा, इसने मेरे बच्चे को काट खाया। उसी का खून लगा हुआ है। अब क्या था? उसने आप देखा ना ताव, घड़ा उठाया, नेवले पर दे मारा। बेचारा नेवला वही खत्म हो गया। रोती कलपती पंडिताइन घर भागी। घर में पालने पर उसका बेटा सुख से सो रहा था। पास ही मरे सांप के टुकड़े पड़े थे। पंडिताइन अपनी गलती समझ गई। उसके शोक का ठिकाना ना रहा। छाती पीट पीट कर रोने लगी। मैंने अपने नेवले बेटे को खुद ही मार डाला। उसने तो मेरे बेटे की जान बचाई थी और मैंने उसे ही मार डाला। हाय मेरा नेवला, हाय मेरा बच्चा, हाय मेरा बच्चा। बिना सोचे समझे काम करने वाले इस पंडिताइन की तरह पछताते हैं। वे अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार लेते हैं। हमने ये कहानी देखी, सुनी और समझी। आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। तो हमें भी कोई भी कार्य हमारे जीवन में बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए। ये कहानी हमें ये सीख देती है। अब हम आगे देखेंगे प्रश्न 4। प्रश्न 4, मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। हमें यहाँ पर एक परिच्छेद दिया गया है। उस परिच्छेद का हमें हमारी मातृभाषा में अनुवाद करना है। हमारी मातृभाषा कौन सी है? गुजराती। तो हमें हिंदी में यहाँ परिच्छेद दिया गया है, हमें उसका गुजराती में अनुवाद करना है, यानी कि हमारी मातृभाषा में। आओ तो अनुवाद की शुरुआत करें। हमारे लिए संसार में सबसे अधिक मूल्यवान हमारा शरीर है। આપણા માટે સંસારમાં સૌથી વધારે મૂલ્યવાન આપણું શરીર છે। शरीर के द्वारा ही हम सभी काम करते हैं। शरीर द्वारा ज આપણે બધા કામ કરીએ છીએ। इसलिए शरीर का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। આ માટે શરીરનું સ્વસ્થ રહેવું ખૂબ જ જરૂરી છે। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम करना आवश्यक है। शरीर ने स्वस्थ रखवा માટે कसरत करवी जरूरी है। व्यायाम से शरीर मजबूत और सुडौल बनता है। कसरत थी शरीर मजबूत अने सुडौल बने छे। अंग अंग में स्फूर्ति आती है।
દરેક અંગમાં સ્ફૂર્તિ આવે છે. शरीर में आलस्य नहीं रहता, शरीर में आलस रहती नहीं. तो ये था हमारा परिच्छेद. हमने उसके सभी वाक्यों का मातृभाषा में अनुवाद किया. आशा है कि आपको स्वाध्याय के सभी प्रश्न बहुत ही अच्छे से समझ आ गए होंगे. तो आपको इन सभी प्रश्नों को अपनी हिंदी की कॉपी में सुंदर अक्षरों से लिखना होगा.